हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेएसएम स्टडीज़ ऑनलाइन में। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स की सेकंड बुक। हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी आपको पिछले चैप्टर की तरह बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। आज हमारा इसका पहला लेक्चर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन और क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं, क्या महत्वपूर्ण इसके उदाहरण है। इसी प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण इसके उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा इसमें हेडिंग जो है वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो देखिए, इसमें प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी समान माध्यम में सदैव ऋजु रेखीय पथ पर गमन करती है। यानी प्रकाश किरण जो है किसी एक माध्यम में हमेशा सीधी रेखा पर चलती है। यदि प्रकाश निर्वात में चल रही है तो वो हमेशा सीधी चलेगी। यदि प्रकाश किरण कांच के अंदर जा रही है तो वो भी सीधी चलेगी। जितने वो कांच में को ट्रेवल करेगी उतना उसका पथ कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होगा, एक सीधी रेखा के रूप में होगा। ठीक है, अब यदि मान लिया प्रकाश जल में को जा रही है तो उसमें भी क्या होगा, प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगी। परंतु जैसे ही प्रकाश मान लिया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, मान लिया वायु से किसी में चली गई, जल में चली गई, तो क्या होगा, उसका पथ तिरछा हो जाएगा, यानी वो अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो इसमें अभी आपको बताया गया है प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी समान माध्यम में सदैव ऋजु रेखीय पथ पर चलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु जब यह किसी एक पारदर्शी समान माध्यम से दूसरे पारदर्शी समान माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, कुछ विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से क्या हो जाती है, भटक जाती है, ऐसा आप कह सकते हैं। देखिए, जैसे ये प्रकाश किरण आपको दिखाई दे रही है ए ओ, ये प्रकाश किरण इस तरीके से जा रही है, इसे जाना भी इसी तरीके से चाहिए था भाई, ऐसे जाना चाहिए था प्रकाश किरण को। परंतु क्या हुआ, ये अपने मार्ग से भटक गई, थोड़ी सी इस तरफ झुक गई। ठीक है, तो यानी प्रकाश किरण एक माध्यम, पहला माध्यम ये हुआ, और ये क्या है हमारा दूसरा माध्यम। ठीक है, पहला माध्यम क्या लिखा है, सघन माध्यम, और दूसरा माध्यम क्या लिखा है, विरल माध्यम। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो वह अपने मार्ग से क्या होगी, भटक गई, जाना उसे ऐसे चाहिए था। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हमने पहला मीडियम यहाँ पर क्या लिया है, सघन माध्यम, दूसरा मीडियम क्या लिया है, विरल माध्यम। यदि हम इसे माध्यम को पलट दे तो क्या होगा, प्रकाश किरण फिर भी यदि एक माध्यम में बिल्कुल सीधी चल रही है तो दूसरे माध्यम में क्या होगी, अपने मार्ग से भटक जाएगी, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, इसे जाना ऐसे चाहिए था, इसे जाना ऐसे चाहिए था, परंतु गई ऐसे। अब यहाँ पर एक नोट लिखा है, ये जो परिभाषा है, परिभाषा देखते हैं पहले। इसकी परिभाषा में लिखा है प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको साथ के साथ मेरे साथ यहीं पर याद कर लेना है। ठीक है, बाद के लिए कोई काम नहीं छोड़ रहा, क्योंकि बाद में कभी नहीं होता कुछ भी, जो होता है टाइम टू टाइम होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको मेरे साथ साथ इसे याद करना, ज़्यादा हार्ड कोई है नहीं है। तो देखिए, इसमें नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा है जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम जैसे वायु में जाती है तो यह विलंब से दूर हट जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, देखिए इसमें ऊपर हमने क्या लिया है, सघन माध्यम, और नीचे क्या ले रखा है, विरल माध्यम। ऊपर क्या लिया है, सघन माध्यम, और नीचे क्या लिया है, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही तो विलंब से दूर हट गई, जाना तो इसे इस तरीके से चाहिए था। ठीक है, परंतु ये इतनी दूर हट गई। ठीक है, इतनी दूर हट गई, तो आपको ध्यान रखना है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, जाना तो इसे ऐसे चाहिए था, परंतु थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक गई।
तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। नोट में यही लिखा है, ठीक है। तो देखिए नोट में क्या लिखा है, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह विलंब से दूर हट जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम जैसे वायु से किसी सघन माध्यम जैसे कांच में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं एक्चुअल में, यदि हम देखें कि प्रकाश का अपवर्तन कैसा दिखाई देता है। तो देखिए 2 इमेज है। ये आपको हमने कांच का गुटका दिखाया है। ये क्या है, कांच का एक गुटका है, उसमें हम लेजर बीम डाल रहे हैं, यानी लेजर प्रकाश किरण डाल रहे। प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक है। ऐसे आने के बाद इसे जाना भी ऐसे ही चाहिए था सीधा, परंतु क्या हुआ, ये ऐसे जैसी आई और कांच के तल पर टकराई तो इस तरीके से झुक गई। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा अपवर्तक तल होगा, ठीक है। जाना इस तरीके से चाहिए था परंतु गई इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखिए प्रकाश किरण इस तरीके से गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये घटना क्या हुई, प्रकाश का अपवर्तन हुई और फिर से ऐसे ही चली जाएगी पहली प्रकाश किरण के समांतर। यानी पहली प्रकाश किरण कौन सी थी भाई, जो आ रही थी ऊपर से, वो क्या होगी, हमारी पहली प्रकाश किरण होगी। देखिए इस तरीके से ये जो प्रकाश किरण थी इस तरीके से जा रही थी बिल्कुल सीधी। अब ये जो निकल करके चलेगी, ये दोनों प्रकाश किरण कैसी होगी, समांतर, क्योंकि यहाँ पर माध्यम कैसा है, वायु, और यहाँ पर भी माध्यम कैसा है, वायु। जब दोनों ओर वायु है तो इसमें क्या होगा, प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलेगी, परंतु यहाँ पर क्या होगी, थोड़ी सी बैंड हो गई थी, यानी तिरछी हो गई थी। परंतु फिर से जैसे ही बाहर निकलेगी तो कैसी होगी, समांतर होगी। ये भी ऐसे ही दिखाया गया है। प्रकाश किरण आई, ठीक है, परावर्तक तल से टकराई और अपने मार्ग से भटक गई, ठीक है। जाना तो ऐसे चाहिए था भाई सीधा, परंतु ऐसे भटक गई। तो ये घटना क्या है, ये घटना है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। भाई प्रकाश का अपवर्तन हुआ क्यों, ये प्रकाश किरण जो है वायु से यदि कांच में गई तो ऐसे तिरछी क्यों हुई, क्या कारण है इसके प्रकाश के अपवर्तन का, ये भी तो पता होना चाहिए। भाई प्रकाश का अपवर्तन हुआ तो हुआ क्यों, तो देखिए इसका कारण क्या लिखा है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत ही खास टॉपिक। प्रकाश के अपवर्तन का कारण, प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में अलग अलग होना। यानी जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश का वेग जो है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है, कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है, यदि जल में प्रकाश जा रहा है तो जल में प्रकाश की चाल अलग होती है, ठीक है। तो अपवर्तन की घटना क्यों होती है, क्योंकि जो प्रकाश की चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। इसीलिए प्रकाश किरण क्या हो जाती है, जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है या भटक जाती है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके भी 2 नियम है, जैसे हमने अपवर्तन के 2 नियम पढ़े थे ऐसे इसके भी 2 नियम है, ठीक है। तो देखिए इसका पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही पहला नियम था सेम प्रकाश के परावर्तन की घटना का, यही सेम नियम है, ठीक है। तो क्या लिखा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट है, यानी दूसरा नियम है, किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या को क्या बोलते हैं हम, साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा नियम ही पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है और इसके ऊपर ही क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो देखिए जो हमने पीछे यहाँ पर देखा था चित्र में हमने देखा था यहाँ पर भाई, ये जो प्रकाश किरण आई, ये जो प्रकाश किरण आई थी, इसने अभिलंब के साथ जो भी एंगल बनाया उसको हम क्या बोल रहे थे, आपतन कोण, ठीक है। ये प्रकाश किरण आई इस तरीके से और इसने ये अभिलंब है, इसके साथ जो भी एंगल यहाँ पर ड्रॉ किया उसे क्या बोलते हैं हम, आई, आपतन कोण। अब प्रकाश किरण जब दूसरे माध्यम में गई तो अभिलंब के साथ जो भी कोण बनाएगी इसे क्या बोलेंगे हम, अपवर्तन कोण, ठीक है। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब जो प्रकाश किरण आती है, इस प्रकाश किरण का नाम होता है आपतित किरण। जो दूसरे माध्यम में जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। जहाँ पर ये तीनों आपस में मिलते हैं इसे क्या बोलते हैं हम, आपतन बिंदु, ठीक है। और इस कोण का नाम क्या है, आपतन कोण, और इस वाले एंगल का नाम क्या है, अपवर्तन कोण, ठीक है। पहला माध्यम क्या था यहाँ पर, सघन माध्यम, दूसरा क्या था,
विरल माध्यम। मुझे लिखा पृथककारी तल। पृथक का मतलब है ऐसा तल जो दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग अलग करता हो। ऊपर क्या है इसके कांच, नीचे क्या है इसके वायु या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी ऐसा तल जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है उसे क्या बोलेंगे हम, पृथककारी तल। ठीक है भाई, तो यानी जो आपतन कोण है इसकी जया क्या लिखेंगे हम, साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। वही लिखा है हमारा दूसरा नियम। ठीक है, तो दूसरा नियम ये लिखा है कि किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अब हमने मान लिया यदि आपतन कोण क्या हो आई तथा अपवर्तन कोण क्या हो आर, तो यानी साइन आई बटा साइन आर किसके बराबर होगा, नियतांक के बराबर होगा। और ये जो नियतांक होता है आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नियतांक होता है किसके बराबर होता है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। ये दो लिखा है यहाँ से पढ़ेंगे, दूसरे माध्यम का किसके, पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक। कैसे पढ़ते हैं भाई, हमने लिख भी दिया है, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो भी बाद में आता है। मान लिया लिखा है 3 2, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, माध्यम 3 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर, अपवर्तनांक से। ठीक है, यानी अपवर्तनांक के लिए हम n का यूज करते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। और ये नियतांक किसके बराबर होता है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि मान लिया ऐसे लिखा हुआ था तो इसका मतलब क्या था, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। या इसे हम देखिए यदि आगे से पढ़ेंगे तो आगे से ऐसा पढ़ा जाता है, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। कैसे पढ़ेगा, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, यानी जो भी पीछे आ रहा है, यहाँ एक आ रहा है तो उसके साथ लगेगा का, और जो दो हमारा आगे आ रहा है उसके साथ लगेगा सापेक्ष। ठीक है, जैसे ये है 2, तो इस 2 को हम क्या पढ़ेंगे, माध्यम 2 का, तो 2 के साथ क्या आया का। ठीक है, माध्यम 1 आगे लिखा है तो इसके साथ क्या हुआ, के सापेक्ष। ठीक है भाई, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये जो नियम आया हमारा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन बनी इसी नियम को, ये दूसरा नियम जो है हमारा, ये इस दूसरे नियम को क्या बोलते हैं हम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो पेपर में ज़्यादातर ये आता है स्नेल का नियम लिखिए, वहाँ पर ये नहीं आना कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिखिए, वहाँ पर क्या होगा भाई कि स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम आपको याद हो गया होगा, स्नेल का नियम ही होता है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण बनता है और अपवर्तन कोण बनता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किसी प्रकाश की निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के अनुपात का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं 2n1। कैसे पढ़ते हैं 2n1। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है अपवर्तनांक, इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जब ये मैं बोलते यदि मैं कहीं पर रुक जाता हूँ तो इसका मतलब है आपको बोलना चाहिए, मैं आपके बोलने के लिए इंतजार करता हूँ। ठीक है, आपको भी बोलना चाहिए मेरे साथ साथ। आप लीड लगा करके बोलेंगे, आपके आसपास वाले बंदे सोचेंगे क्या कर रहा है, कैसे बड़बड़ा रहा है, इसका मतलब है आप पढ़ रहे हो अच्छे से, आपका ध्यान पूरा वीडियो पर है। ठीक है, लेक्चर पर है। यदि आप लेक्चर पढ़ते हो, इधर उधर ध्यान दे रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, आप तो फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, तो फॉर्मेलिटी निभाने से कुछ नहीं होने वाला। यदि आप चाहते हो कि हम कुछ करें, हम अच्छा करें भविष्य में, तो उसके लिए भैया एक ही रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ का, केवल एक ही रास्ता होता है, वो होता है पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अपवर्तनांक, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था यहाँ पर, एन से। अब ये 2 प्रकार का होता है, आपको ध्यान रखना है अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला है हमारा नंबर वन है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी एक माध्यम का होता है। ठीक है, क्या होता है, किसी एक माध्यम का। ठीक है, निर्वात से जब प्रकाश किरण किसी भी माध्यम में एंटर करती है, ठीक है, निर्वात बोला मैंने, तो निर्वात से जब प्रकाश किरण किसी भी माध्यम में एंटर करती है तो उस माध्यम के लिए हम जो भी अपवर्तनांक निकालते हैं उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निर्वात से जब प्रकाश किरण किसी भी माध्यम में एंटर करती है तो उस माध्यम के लिए हम जो भी अपवर्तनांक निकालते हैं उसे बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखी है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा
उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो अपवर्तनांक को हमने बताया था किससे लिखेंगे, एन से। ठीक है, तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो क्या होती है, सी, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल हमने क्या मान लिया, वी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, या उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, या उस माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो निर्वात में प्रकाश की चाल है इसे हम लिखते हैं स्मॉल सी से। इसका वैल्यू भी हमने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, क्या होता है, 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, 3 × 10⁸ 8 मीटर, चाहे 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो यदि अब हमसे पूछे कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, क्योंकि हमने बताया था जो अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन की घटना क्यों होती है, अपवर्तन की घटना इसीलिए होती है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो निर्वात में तो हमें प्रकाश की चाल पता है। ठीक है, यदि हमें दे दिया इसका अपवर्तनांक मान लिया 1.5 दे दिया, तो अब पूछेगी कि प्रकाश किरण आई निर्वात से, ठीक है, दूसरे माध्यम में एंटर किया, तो अब बताइए दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, यदि इसका अपवर्तनांक कितना हो तो। ठीक है, तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला लगाइए और उत्तर आ जाएगा आपका। एन का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू पता होता है, सवाल में नहीं दिया होता है, और पूछा होता है हमसे वी यानी दूसरे, यानी जिस माध्यम के अपवर्तनांक की बात कर रही है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे प्रकार का अपवर्तनांक होता है वो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष का मतलब क्या है, यहाँ पर हम दो मीडियम की बात करते हैं, यहाँ पर तो केवल एक ही माध्यम लिया था। ठीक है, जब निर्वात से प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। परंतु जब हम सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसमें लिए जाते हैं दो माध्यम। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लिखा ना, दो माध्यम होगी भाई, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, यानी दो माध्यमों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखे किसी एक माध्यम के सापेक्ष, तो देखिए एक माध्यम के सापेक्ष को हमने एक आगे लिखा है, दूसरे माध्यम का के लिए हमने दो पीछे लिखा है। ठीक है, तो का जिसके साथ आता है वो पीछे लिखा जाता है, सापेक्ष जिसके साथ आता है वो आगे लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है यदि, ठीक है, ये तो होगा इसकी परिभाषा, यानी यदि हम सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल ले तो क्या होता है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक क्या होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक, वो पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के क्या होगा, बराबर। अब इसमें लिखा है यदि पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, वी, ये वी नहीं है, यहाँ पर क्या है, V1 और V2 है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या लिखना है, हमें V1 और V2, V1 और V2। ठीक है, हो तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या आता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और हमने अभी पढ़ा है 2n1 बराबर किसके होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल का नियम है। ठीक है, और यही किसके बराबर होता है, n2/n1। आपको याद रखना है किसके बराबर होता है, n2/n1। ठीक है, यानी हमारा समीकरण जो ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको एक अच्छे से, मैंने बताया, फॉर्मूला कॉपी अलग से बनाइए, थ्योरी कॉपी अलग से बनाइए। यदि आप पेपर देने के लिए जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने सारे तो आप न्यूमेरिकल एक साथ हल नहीं कर सकते हो जितने आपकी किताब में दिए रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना, अच्छे से फॉर्मूले याद करके जाने हैं। पेपर में, यदि बोर्ड पेपर की बात चल रही है, यदि पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो केवल फॉर्मूले पर आधारित ही आते हैं, वहाँ ज़्यादा हार्ड टॉपिक पर या ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए जाते, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक फॉर्मूले कॉपी बनानी। फॉर्मूले कॉपी में आपको अलग से फॉर्मूले लिखने हैं हर एक चैप्टर के, और जब भी आप कोई टेस्ट वगैरह या पेपर वगैरह देने के लिए जाते हो तो आप फॉर्मूले जरूर याद करें। इससे क्या होगा, बहुत आसान हो जाता है न्यूमेरिकल करना। ठीक है, तो देखिए आपकी समझ में आ गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स के अंदर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2n1 बराबर किसके होता है, यदि हम सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो V1/V2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2/n1। ठीक है, इसके बाद है इम्पोर्टेंट फैक्ट, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें लिखा है वास्तविक एवं आभासी गहराई, रियल एंड इमेजिनरी डेप्थ, इनके बारे में बताना है।
ये कांच का बना हुआ बीकर है, इसमें हमने जल भर रखा है। क्या कर रखा है? जल भर रखा है। अब हमने क्या करा, इसमें जल भर दिया और उसी के साथ साथ हमने यहाँ एक वस्तु रख दी। वस्तु मान ली कोई सिक्का वगैरह रख दिया, ठीक है। तो ये जो वस्तु है यदि हम ऊपर से देखते हैं तो हमें इसके स्थान पर यहाँ दिखाई देती है, ठीक है। ये तो ओ माने ऑब्जेक्ट, आई माने इमेज, इमेज मतलब जहाँ पर इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। वस्तु रखी तो यहाँ पर है, यानी वास्तविक गहराई तो इसकी एच के बराबर है, कैपिटल एच के बराबर, परंतु हमें दिखाई कहाँ दे रही है? स्मॉल एच हाइट पर, यानी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है भाई, इसका कारण भी यही है, प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, यदि हमें ये निकालना हो कि वास्तविक गहराई कितनी है, या फिर हमें दे दिया भाई वास्तव में तो यहाँ पर रखी है, तो बताइए आभासी गहराई कितनी होगी, ठीक है। ये द्रव कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ जल हो, तेल हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनी लिक्विड। तो इसमें लिखा है यदि एक बिंदु वस्तु ओ अपवर्तनांक n के पारदर्शी द्रव में h गहराई पर स्थित है तथा वायु से देखने पर उसकी आभासी गहराई स्मॉल h प्रतीत होती है, तब द्रव तथा वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, द्रव तथा वायु के सापेक्ष, मैंने कहा सॉरी, द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। किसकी बात करेंगे हम? द्रव के अपवर्तनांक की। तो का किसके बारे में? द्रव, द्रव यानी लिक्विड। तो क्या लिखेंगे? LNA। ए का मतलब क्या है? एयर। एल का मतलब क्या है? लिक्विड। और एन का मतलब क्या है? अपवर्तनांक। ठीक है भाई, तो इसीलिए क्या लिखा? LNA। या हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? एन। यदि हमें ये नहीं पता एल कहाँ लिखना है, ए कहाँ लिखना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट एन भी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होता है? वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है। ठीक है भाई, ये किसके बराबर होता है? वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होता है। किसका भाई? लिक्विड का अपवर्तनांक। जिस भी लिक्विड में वो वस्तु रखी है, उस लिक्विड का अपवर्तनांक वस्तु की वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। यदि अब हमें मान लिया आभासी गहराई निकालना है, यदि हमें आभासी गहराई निकालना है तो हम क्या करेंगे? आभासी गहराई को तो इधर ले जाएंगे ऊपर और अपवर्तनांक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बन जाएगा आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटा द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर सवाल भी करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए छोटी सी वीडियो देखते हैं इस टॉपिक पर, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई पर। तो हमने क्या करा, एक कटोरी ली और उस कटोरी में हमने क्या करा? 10 का सिक्का डाल दिया। ठीक है, अभी जब हम देखिए सिक्का डाल रहे हैं इसमें, तो हमने सिक्का इस प्रकार से डाला है कि दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम इसमें वाटर डालेंगे, यानी पानी डाल रहे हैं। जैसे जैसे हम पानी डालते हैं तो देखिए सिक्का धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। ये सिक्का पहले कहाँ रखा था? तली में। ठीक है, जैसे हमने पानी डाला तो ये हमें दिखाई देने लगा। इसका मतलब क्या है? ये हमें इसकी वास्तविक स्थिति से आभासी स्थिति पर ऊपर दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या करा? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये सिक्का पानी के डालने से खिसक गया होगा। अब हमने इसमें क्या करा? हमने एक ब्लैक परमानेंट मार्कर लिया। ब्लैक परमानेंट मार्कर लेकर हमने इसमें एक जल्दी से निशान बना लिया, बिल्कुल ब्लैक निशान बना लिया हमने। ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐसा करने से क्या होता है, जब आप पानी डालते हो तो पानी डालने से ये सिक्का खिसक जाता है और थोड़ी सी उस साइड में चला जाता है और हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इसलिए किसी को भी इस चीज़ का मतलब कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए हमने क्या किया, एक ब्लैक मार्कर से क्या कर दिया भाई, इसमें एक निशान बना दिया प्रॉपर। ये देखिए अब हमने निशान बना लिया है। ठीक है, ये जैसे हमने निशान बनाया, हम इसे थोड़ा सा और चौड़ा कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि ये अब खिसकने वाला तो है नहीं, ये तो एक जगह पर फिक्स ही रहेगा। ठीक है ना, ये हमने निशान तैयार कर लिया है। अब हम इसे कटोरी को रख देते हैं। ये कटोरी हमने रख दिया, अब इसमें हम वाटर डालेंगे। अब देखिए आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी दिख तो नहीं रहा ना? नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वाटर डालेंगे फिर से। अब जैसे हम इसमें वाटर डालते हैं तो ये फिर से हमें देखिए दिखाई देने लगेगा। ये हमने शुरू कर दिया वाटर डालना, देखिए आपको धीरे धीरे निशान दिखाई दे रहा है ना। यानी इसमें क्या हुआ, ये अपनी वास्तविक स्थिति से हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह है इसकी आभासी स्थिति, वास्तव में तो ये नीचे है। ठीक है, ये हमें आपको बताना था। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा आभासी और वास्तविक स्थिति क्या है। बताइए तो आपको कैसा लगा ये वीडियो। अब इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है
प्रकाश की उत्क्रमण्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश को यदि हम जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग पर वापस भेजें, ठीक है, जिस मार्ग से प्रकाश आया है यदि हम प्रकाश को उसी मार्ग पर वापस भेजें तो उस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की उत्क्रमण्यता का सिद्धांत। इसमें क्या लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रकाश की कई किरणें अनेक परावर्तनों और अपवर्तनों से होकर गुजरे और उसके बाद उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए तो वह अपने पूर्व पथ का पूर्णतः अनुसरण करती है, ठीक है, यानी जैसे जैसे वो आई थी वैसे वैसे ही वापस चली जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे वो प्रकाश किरण आई थी वैसे वैसे ही क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश के उत्क्रमण्यता का सिद्धांत। देखिए एक बार डायग्राम में आप ये देखिए, जब प्रकाश किरण इस तरीके से आई, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इसका अपवर्तन, प्रकाश किरण इस तरीके से जा रही थी, हमने क्या करा यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा दिया, क्या लगा दिया, समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण क्या करेगा, यदि ये प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 90 डिग्री के एंगल पर आकर के गिरेगी, कितने पर, 90 डिग्री के, तो जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से वापस भी चली जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे गई और फिर से ऐसे गई, तो यानी हमने क्या करा, प्रकाश किरण यहाँ पर क्या हुआ, इसका अपवर्तन, और हमने इसे क्या कर दिया, फिर से वापस इसी पथ पर भेज दिया। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमण्यता, ठीक है। और इसके लिए जो सिद्धांत दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, उत्क्रमण्यता का सिद्धांत, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमण्यता का सिद्धांत। तो देखिए इसमें भी क्या लिखा है, अपवर्तनांकों के बीच संबंध। अब देखिए ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ठीक है। जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाएगी तब फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। अब आपको देखिए ध्यान रखना है, हम माध्यम 1 को आगे लिखे या माध्यम 2 को आगे लिखे, ठीक है, और किसको पीछे लिखे। तो जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है, आई थी किससे, पहले से, शुरू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जब प्रकाश किरण आई थी कहाँ से, ए से और बी की ओर, तब बात चल रही है, ठीक है। प्रकाश किरण आई थी ए से और बी की ओर गई, यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो हम लिखेंगे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब यदि दूसरी कंडीशन में बात करेंगे, प्रकाश किरण दूसरी बार में कहाँ गई, माध्यम 2 से माध्यम 1 में गई, जब हमने यहाँ पर क्या किया, एक दर्पण लगा दिया। तो अब हम देखें कौन से माध्यम में गई, पहले में, किससे गई, दूसरे से, तो अब लिखिए दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है और जिस माध्यम में जाती है, ठीक है, तो जिस माध्यम में जाती है वो बाद में आता है एन के, और जिस माध्यम से आती है वो पहले आता है, ठीक है भाई। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कभी आप ये सोचे कि हम एन के बाद में 2 लिखे या पहले 2 लिखे, ये नहीं पता हमें, तो ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, माना कोई प्रकाश किरण AO मार्ग पर चलती हुई 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर I कोण पर आपतित होती है, यानी इन्होंने कहा कोई प्रकाश किरण है AO, ये प्रकाश किरण का नाम दे दिया AO, ठीक है। सीमा पृष्ठ है, सीमा पृष्ठ का मतलब है ऐसा पृष्ठ जो 2 माध्यमों को अलग अलग करता है, उस पर I कोण पर ये आकर के गिरी, ठीक है भाई। तथा OB मार्ग पर R अपवर्तन कोण पर दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो गई, ठीक है, ये अपवर्तित हो गई, इस तरीके से चली गई, कितने का एंगल बनाते हुए, स्मॉल r का एंगल बनाते हुए। तो इसमें लिखा है तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हमने पहले माध्यम के सापेक्ष क्यों लिखा, भाई जा किस में रही है, दूसरे में, आ किस रही है, पहले से, तो इसलिए हम लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 2n बराबर, स्नेल का नियम लगा दिया, 2n1 बराबर क्या हुआ, साइन I बटा साइन R, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमने उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाया, यानी इसे प्रकाश किरण को वापस भेज दिया, तो अब प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाने वाली है, तो अब क्या लिखेंगे, प्रकाश के उत्क्रमण्यता के सिद्धांत से यदि प्रकाश किरण BO मार्ग से आपतित हो, BO मार्ग से का मतलब क्या है भाई, BO मार्ग से का मतलब क्या है, यानी BO यानी इस तरीके से आपतित हो, यानी इस तरीके से जा रही हो, ठीक है, तथा OA मार्ग पर अपवर्तित हो, यानी इस तरीके से अपवर्तित हो जाते हुए, ठीक है, तब इस किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा, R, भाई इस तरीके से आकर के गिरी, आपतित का मतलब है आना, इस पर आना, विलंब पर आना, तो इस तरीके से आई तो कितने का एंगल बना, R का, ठीक है। तो ये अब क्या कहलाएगा इसके लिए आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, इसका अपवर्तन हुआ, ठीक है, तो ये कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। यहाँ पर क्या लिखा, तथा अपवर्तन कोण क्या होगा I।
तब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए किस माध्यम से आई थी, दूसरे से, किसमें गई पहले में, तो क्या लिखिए दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 1n2 बराबर साइन r अपॉन साइन आई। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इन दोनों की हम क्या कर देंगे भाई, आपस में कर देंगे गुणा। और गुणा करने के बाद देखते हैं क्या हमारे पास समीकरण बनती है, तो क्या नया टॉपिक आता है। तो देखिए हमने क्या करना है, समीकरण नंबर 1 गुणा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 क्या है, 2n1। अब आपको पता होना चाहिए बराबर बराबर वालों की एक साथ आपस में गुणा होती है, ठीक है भाई। यानी जो बराबर के इस साइड लिखा है ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये वाला पोर्शन इस वाले के साथ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 2n1 इंटू 1n2 बराबर, इधर क्या लिखा था हमारे पास, साइन आई बटा साइन आर, और गुणा साइन आर बटा साइन आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल। तो इधर क्या बच गया, बराबर में बच गया 1, बराबर में क्या बच गया हमारे पास 1, तो हम इसे लिख देंगे हम इसे लिखेंगे भाई 2n1 गुना 1n2 बराबर 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यदि हमें ये वाला अपवर्तनांक निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले को भी इसमें पूछा देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2n1 बराबर 1/1n2। इसका मतलब है कि प्रकाश किरण जो है वो जब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है, पलट जाता है, ठीक है। अब ये हमारा मान लिया एक तल है, ये क्या है, अभिलंब है, और प्रकाश किरण इस तरीके से आई थी और ये इस तरीके से थोड़ी सी विचलित होकर के चली गई। ये आने वाली प्रकाश किरण है और ये इस तरीके से जाने वाली प्रकाश किरण है। ये ए था, ये वाला पॉइंट हमारे पास ओ था, और ये बी था, ठीक है। अब जो पहला माध्यम है, हमने पहला माध्यम मान लिया क्या है, वायु। वायु किससे लिखेगा हम, ए से। दूसरा माध्यम हमारे पास मान लिया हमने क्या है, कांच। क्या है भाई दूसरा माध्यम, कांच। तो कांच को हम किससे लिखेंगे, जी, यानी ग्लास, ठीक है भाई। पहला माध्यम क्या है, वायु, दूसरा माध्यम क्या है, कांच। तो देखिए जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी तब हमने अपवर्तनांक लिखा था 2n1, ठीक है। 2 का मतलब माध्यम 2, माध्यम 2 क्या है, कांच। तो कांच के लिए क्या लिखेंगे, जी, और पहला माध्यम क्या है, वायु, तो वायु क्या लिखेंगे, ए। तो यानी क्या बन जाएगा, GNA। क्या होगा, GNA, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर यहाँ क्या लिख सकते हैं, GNA, ठीक है। ठीक है, अब प्रकाश किरण क्या होगी, तो हम यहाँ पर एक दर्पण लगा देंगे, ठीक है। दर्पण लगाने से प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी वापस, ठीक है, इस तरीके से जाएगी। तो प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, कांच वाले मीडियम से वायु वाले मीडियम में जा रही है। यानी ये क्या था हमारा पहला मीडियम, ये क्या था दूसरा मीडियम, ठीक है। तो यानी बराबर 1/1 की जगह हम क्या लिखेंगे, वायु, और 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, कांच, यानी ग्लास। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। यानी जब प्रकाश किरण, ठीक है, वापस जाती है तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है, 1/, में आ जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो अपवर्तनांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये एक मात्रक हीन राशि है, ठीक है। और जिसका कोई मात्रक नहीं होगा तो उसकी बीमा भी नहीं होगी, ठीक है, इसलिए इसकी कोई बीमा भी नहीं होती है। इसके बाद अब हमने तो 2 माध्यम लिए यहाँ पर, पहला माध्यम वायु लिया, दूसरा माध्यम कांच लिया, और यदि हम तीसरा माध्यम भी ले ले तब क्या होगा, तो देखते हैं तीसरा माध्यम लेने पर क्या होगा भाई। अब हमने क्या करा, 3 माध्यम ले लिए। पहला माध्यम हमने लिया वायु, दूसरा माध्यम लिया जल, और तीसरा माध्यम लिया कांच। तो फिर से प्रकाश किरण इन दोनों माध्यमों को पार होकर के कहाँ चली जाएगी भाई, वायु में चली जाएगी। तो वायु के लिए हम जो सिंबल लिखते हैं वो लिखते हैं ए, जल के लिए लिखते हैं W, कांच के लिए लिखते हैं हम G, ठीक है, और वायु के लिए फिर से ए, ठीक है भाई। अब यदि हम देखेंगे पहली कंडीशन में, ठीक है, कंडीशन नंबर 1, प्रकाश किरण आई और कहाँ गई, जल में, तो हम क्या लिखेंगे,
जल का, जिसमें गई वो हमने बताया था बाद में आएगा, क्या आएगा, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष आएगा, वायु के सापेक्ष। अपवर्तनांक जल का किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। क्या होगा इस नियम के नियम से, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, इसे मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। भाई साइन आई कौन कितना है, आई का, और अपवर्तन कौन कितना है, आर का। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन में, प्रकाश किरण जल से कहाँ गई, कांच में। ठीक है, तो क्या देखिए, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए ये वाले अभिलंब और ये वाला अभिलंब, ठीक है, दोनों कैसे समांतर, और ये वाला कोण कैसे हो गया, एकांतर कोण यानी बराबर। यहाँ पर क्या होगा, साइन आई, यानी यहाँ पर जो आपतन कोण है प्रकाश किरण इसके कारण बनेगा, तो आपतन कोण कितना बनेगा, आर। और अपवर्तन कोण क्या मान लिया हमने, आर डैश। आर डैश समीकरण क्या होगी ये, दूसरी। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन के लिए देखेंगे भाई। अब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, कांच से वायु में एंटर कर रही है, तो यानी वायु का किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, साइन आई, यानी कितने का कोण बना, यहाँ पर कोण कितने का बनेगा, आर डैश का बटा साइन आई, क्योंकि माध्यम इस साइड भी क्या है वायु और इस साइड भी क्या है वायु, तो इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, बराबर होगा। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों समीकरण के आपस में गुणा कर देंगे, जैसे हमने पीछे करा था। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। तो हमारे पास पहला था और गुणा दूसरा क्या है भाई, जी एन डब्लू, और इंटू तीसरा क्या है हमारे पास, ए, तीसरा है हमारे पास ए जी, बराबर पहला क्या था हमारे पास, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, और इंटू दूसरा क्या है हमारे पास, साइन आर बटा साइन आर डैश, और तीसरा क्या है हमारे पास, साइन आर डैश बटा साइन आई। ठीक है भाई, साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, और साइन आर डैश से साइन आर डैश कैंसिल। ठीक है, ये हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, तो इधर क्या बचा, एक, इधर क्या बच गया हमारे पास, एक। अब हम क्या करेंगे, यदि हमें इनमें से कोई भी दो दिए है अपवर्तनांक, यदि इनमें से हमें कोई भी दो दिए तो हम एक निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आसानी से निकाला जा सकता है नहीं। ठीक है, तो हमने मान लिया हमें ये वाला निकालना है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक हमें निकालना है। तो अब क्या होगा, तो अब देखिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, वो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस पॉइंट में आपको देखिए क्या रखना है, हम इन्हें दोनों को कहाँ ले जाएंगे, बेस में। तो बेस में क्या आएगा, सबसे पहले तो डब्लू एन ए इंटू ए एन जी। ठीक है, इंटू ए एन जी। ठीक है, अब देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रकाश किरण थी, जो प्रकाश किरण थी ये वाली, ये कहाँ से आई थी, वायु से, और फिर से वायु में जा रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक तरफ से क्या हो रहा है, उत्क्रमण्यता का नियम रहेगा। ठीक है, वायु से आई थी और एक तरह से कहाँ गई थी, कांच में, और कांच से फिर से कहाँ गई, वायु में। तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी हम लिखेंगे जो आपके दिखाई दे रहा है जी एन ए या एन जी, ये किसके बराबर होगा भाई, 1/, इसके बराबर होगा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक मिनट, सॉरी, ये होगा हमारे पास यहाँ जी और यहाँ पर होगा ए। क्या लिखेंगे हम, जी और ए, यानी इस वैल्यू की जगह हम ये भी लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, यानी देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा नया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जी एन ए बराबर 1/, और ये कहाँ चला जाएगा, 1/, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/, जी एन ए, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई। ये तो क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा
GNA बराबर GNW बराबर GNA अपॉन WNA। यानी कांच का जल के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटा जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये पेपर में सिद्ध करने के लिए भी आता है कि आप सिद्ध कीजिए ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको ये डेरिवेशन ध्यान से देखना है। ठीक है, और इसे याद कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास अगला टॉपिक क्या है भाई। अगला टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हमने टॉपिक पढ़े, इन टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8, ये क्या है 3 गुणा 10 की घात 8 है, ये पावर में है। ठीक है भाई, 3 गुणा 10 की घात यानी 10 की घात क्या है, ये 8 है। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड हो तो जल में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक के आधार पर दिया है। तो जल में प्रकाश का वेग आपको ज्ञात करना है और जल का अपवर्तनांक दिया है। क्या दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है। सबसे पहली बात तो अपवर्तनांक को किससे लिखेंगे हम, n से। कितना दिया है, 4/3। इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है भाई, प्रकाश की चाल किससे लिखते हैं, c से। इसका वैल्यू दिया है हमें, इसे थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, c दिया है हमें 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, जल में प्रकाश का वेग। तो हमने फॉर्मूला बताया था निरपेक्ष अपवर्तनांक का, क्या था, C/V, यानी माध्यम में वेग निकालना। इसका वैल्यू है 4/3 बराबर, इसका वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, और बटा V, 3 की गुणा इधर और 4 बेस में। ठीक है, और V को हम बराबर में दे देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, V बराबर 3×9 गुणा 10 की घात 8/4। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8। ठीक है, बचा कितना, 1 पॉइंट लगा करके 0 ले लिया। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल का वही मात्रक रहेगा जो था, चाल का मात्रक नहीं बदलने का है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। यानी हमें दिया है कांच का किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो जिसका दिया है वो तो लिखा जाएगा पीछे, जिसके सापेक्ष दिया है वो लिखा जाएगा आगे। जैसे रखा 3/2 है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो मतलब वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, वायु का। इसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया है, ये जो होता है किसके बराबर होता है, 1/ANG के बराबर होता है। ठीक है, हमें इसका वैल्यू दिया है, पहले वाली वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है, ये है 3/2 बराबर 1/ANG। ANG को इधर ले जाइए। ठीक है, तो 3/2 बेस में क्या आ गया, ANG बराबर 1/3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है, यही आंसर। अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता नहीं है। देखिए अपवर्तनांक पहला कितना था, 3/2। अब कितना हो गया हमारे पास, अब हो गया हमारे पास अपवर्तनांक 2/3। अब कितना हो गया, 2/3, यानी अपवर्तनांक क्या हुआ, पलट गया। ठीक है, अब इसी के साथ इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है, में ही, इस आधार पर बताइए कि दोनों में से कौन विरल कौन सघन है। ठीक है, ये बताना है कौन विरल है और कौन सघन है। अब देखिए यदि आप 3 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 1.5। ठीक है, 1.5 आएगा। ठीक है, यदि आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.67। तो इसका वैल्यू क्या है, 0.67, और वहाँ पर कितना वैल्यू है आपका, 1.5।
ठीक है, क्या है 1.5। तो जो 1.5 हमारे पास आया था वो वैल्यू ज़्यादा है, और ये जो हमारे पास आया 0.67 ये वैल्यू कम है। तो यानी ये जो दूसरा है ये क्या होगा, विरल। तो जो पहला है क्या होगा, सघन। ठीक है, जिसके लिए अपवर्तनांक का वैल्यू कम होता है उसे बोलते हैं विरल माध्यम, और जिसके लिए अपवर्तनांक का वैल्यू ज़्यादा आता है उसे बोलते हैं हम सघन माध्यम। ठीक है, ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। सघन माध्यम और विरल माध्यम की आपको परिभाषा मिल गई। ठीक है, जिसके लिए अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होता है, वायु के सापेक्ष कह सकते हैं। यदि आप वायु के सापेक्ष तुलना करते हो तो वायु के सापेक्ष कह सकते हो। जिसके लिए अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अधिक आता है वो सघन माध्यम, और जिसके लिए कम आता है वो विरल माध्यम। हालांकि वायु के लिए क्या होता है, वायु के लिए केवल एक होता है। ठीक है, वायु के लिए कितना होता है, एक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात। वायु के लिए अपवर्तनांक का वैल्यू कितना होता है, एक होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, कांच तथा जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। तो इसमें कहा कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें मैं कांच का और जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया। किसका, कांच का। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है 3/2। फिर दिया है जल का, जिसका दिया उसे बाद में लिखना है, बताया था 4/3 दिया है। तो फिर पूछा कांच का जल के सापेक्ष, किसका पूछा है, कांच का किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना। देखो हमने अभी पिछले फॉर्मूला निकाला है, फॉर्मूला अभी निकाला है हमने। क्या निकाला था भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला ये वाला आया था हमारे पास, ये हमसे पूछा गया है। देखिए ये दोनों हमें दिए हैं, तो देखो फॉर्मूला याद है, सवाल हो जाएगा आसानी से। इसलिए फॉर्मूले की कॉपी बनानी है और फॉर्मूले लिखने। ठीक है, कोई बहाना नहीं देना है। ठीक है, यदि आप कोई बहाना बनाते हो तो इसका मतलब खुद को धोखा दे रहे हो। खुद को तो धोखा नहीं देना चाहिए। जीवन में आप किसी के प्रति यदि सच्चे हो या ना हो, खुद के प्रति तो सच्चे रहिए। ठीक है, यदि खुद से धोखा करोगे तो फिर दुनिया में आप पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। इसलिए यदि आपको मेहनत करनी है, मैंने बताया फॉर्मूले कॉपी बनाइए, तो फॉर्मूले लिखते जाइएगा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। यानी ये हमें बताना है और ये दोनों चीज़ें हमें दिया है। देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे अब, तो ये लगाएंगे हम GNW बराबर क्या होता है भाई, GNA/WNA। ठीक है, अब आप याद कैसे रखेंगे, देखिए GNW, जी वाली वैल्यू ऊपर रखनी है और W के लिए नीचे रखना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना दिया है हमें, GNA का वैल्यू दिया है 3/2 पर गुणा इसके लिए 4/3। ठीक है, कितना होने वाला है, 3 3 और 4 दूनी 8। 9/8, या हम इसे लिख सकते हैं 9:8। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है 9:8। ठीक है, या 9/8। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद आगे देखते हैं आगे। बस आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है, अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि हमें अच्छा लगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो भी लिखिए। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। आज के लिए इसमें इतना ही। आप सभी का लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।